प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में हमने बात की थी देवनागरी लिपि के दोष और हम इसके कतिपय दोषों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज उससे आगे देवनागरी लिपि के दोष नंबर 6, लिपि चिन्हों की अनावश्यक संख्या। हमने ये बात कर ली थी कि कुछ लिपि चिन्ह देवनागरी लिपि में अनावश्यक हैं, उनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी वो बने हुए हैं। जैसे श, तालव्य श और रे का रूप श्री, री, रे के छोटी की मद लगाने से री बनती है, लेकिन स्वरू में एक री अलग से है। इसलिए ये जो अनावश्यक संख्या है, इससे भ्रांति उत्पन्न होती है, तो देवनागरी लिपि का ये एक दोष माना जाता है। अगली इसकी जो त्रुटि या दोष है वो है अक्षरों को दो तरह लिखने से भ्रम। देवनागरी लिपि में अनेक अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, अर्थात वो संयुक्त रूप में भी लिखे जाते हैं और अलग अलग भी लिखे जाते हैं, जिनसे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसे एक शब्द है द्वंद्व, इसमें द के नीचे भी व लगता है और ऊपर अनुस्वार, और द हलंत व पूरा फिर द हलंत। ये स्थिति जो है अलग है। ये एक दोष है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अगली न्यूनता है एक वर्ण एवं एक अंक के लिए अधिक संकेतों का देवनागरी लिपि में प्रावधान है। एक वर्ण या एक अक्षर के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हैं, ये एक प्रमुख दोष है। किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए। जैसे रे के लिए बहुत सारे रूप हैं यहाँ। कभी तो रे किसी वर्ण के नीचे लग जाता है जैसे क्रम, कभी वह ऊपर लग जाता है जैसे कर्म, टे के नीचे दूसरे तरीके से लगता है कृष्ण, यहाँ अलग तरीके से लगता है मर्म, यहाँ अलग तरीके से लगता है। तो ये एक वर्ण के कई रूप यहाँ मिल रहे हैं जो भ्रांति पैदा करते हैं कि कौन सा किस जगह होगा। 9वीं इसकी कमी या 9वीं न्यूनता है संयुक्त वर्ण। देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो संयुक्त रूप से लिखी जाती हैं, उनके अलग अलग रूप भी हैं संयुक्त रूप से, जैसे श, त्र, ग। ये दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। जब पहले से ही वर्ण है तो इनकी उपयोगिता क्या है। ये केवल वर्णमाला की संख्या बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से द के नीचे व, द्व, द के नीचे ध, धद, द और ये मिले हुए द्वे, विद्यालय, क और तय का संयुक्त रूप। ये स्थिति देवनागरी लिपि की एक दोषपूर्ण मानी जाती है। अनावश्यक वर्ण अगली कमी है या अगला दोष है अनावश्यक वर्ण। कई विद्वानों की दृष्टि में देवनागरी लिपि में री, बड़ी री, ली, ये तीनों से ऐसे अनावश्यक चिन्ह हैं जिनका शुद्ध उच्चारण आज हिंदी में नहीं हो पाता है। यानी तीन हैं यहाँ देवनागरी लिपि में, जिनका शुद्ध उच्चारण हमारे पास है ही नहीं। हम तीनों का उच्चारण एक जैसा करते हैं, लेकिन फिर भी 3 सीखने पड़ते हैं, विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत है। इसी प्रकार से री जो है, छोटी री और बड़ी री स्वरू में है हमारे यहाँ, जिसका उपयोग तो है लेकिन उच्चारण में भिन्नता नहीं है। ली संस्कृत से ही गायब हो चुकी थी, हिंदी में चल रही है ऐसे। इसी प्रकार से च वर्ग का 5वां वर्ण ये कहीं भी काम में नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी सिखाया जाता है। ये अनावश्यक वर्ण हैं। अगला दोष है लेखन में लिपि चिन्ह को उसी क्रम रूप में आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में ये क्रम सही नहीं है। देवनागरी में ई, उ, री और ए, आई की मात्राएं क्रमानुसार नहीं आती। ई और ऊ की मात्राएं, जैसे ई वर्ण के पहले और वर्ण के बाद, पहले वाले छोटी बाद और कू की स्थिति तो बिल्कुल ही अलग है। ऊ की तो उसी स्थान पे तो नीचा छोटा हो जाता है, उसी स्थान पे बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से ए और आई एक ही जगह पर है दोनों, लेकिन फिर भी अलग अलग। ये क्रम सही नहीं है। एक देवनागरी लिपि के बारे में ये दोष कहा जाता है इसका कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि नहीं है। कैसे?
वैज्ञानिक लिपि की ये विशेषता होती है कि उसमें एक चिह्न से केवल एक ध्वनि व्यक्त हो, ये नियम है। एक चिह्न से केवल एक ध्वनि व्यक्त हो, पर देवनागरी में वै से दो ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं, वै और बै। देवनागरी लिपि का अगला दोष या न्यूनता है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा लगती वर्ण से पहले है, लेकिन उच्चारण बाद में होता है, जो अवैज्ञानिक है। छोटी ई की मात्रा किसी भी वर्ण के पूर्व में लगाई जाती है, लेकिन उच्चारण उसका बाद में होता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। अगला दोष, कई विद्वानों की यह मान्यता है कि देवनागरी में ए के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र वर्ण के लिए पृथक वर्ण अनावश्यक हैं। यानी वो कहते हैं कि एक ए स्वर ही पर्याप्त है। ए में मात्रा लगाकर काम चल सकता है, जैसे ए के एक मात्रा लगा दें आ, छोटी की मात्रा लगा दें ई, ये हो जाएंगे, तो एक ए सीखा जाएगा। 11 स्वर सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे आगे चल कर और में हो रहा है। अगली देवनागरी लिपि कमी या दोष माना जाता है, देवनागरी में कई विदेशी और भारतीय भाषाओं की ध्वनियों के लिए वर्णों का अभाव। कुछ विदेशी ध्वनियाँ जैसे अरबी और फारसी की, और कुछ ध्वनियाँ रोमन भाषा की या रोमन लिपि की जो ध्वनियाँ हैं, उनके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में कोई स्थान नहीं है। मोनियर विलियम्स एक भाषा वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि जेड और एफ के लिए देवनागरी लिपि में कोई ध्वनि नहीं है। जेड, अंग्रेजी का जेड और एफ। इसी प्रकार से नुक्ता, जो उर्दू या रोमन लिपि नहीं, फारसी लिपि में, अरबी और फारसी में और उर्दू में जो नुक्ते वाले वर्ण आते हैं, उनका उच्चारण नहीं हो पाता सही ढंग से। अगला दोष है मात्राओं की अव्यवस्था। देवनागरी में मात्राएं वर्ण के चारों ओर लगती है, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पहले, कभी बाद में। यह टंकण और मुद्रण के लेखन के लिए असुविधाजनक और अवैज्ञानिक है। बड़ी दिक्कत होती है टाइपराइटर में। टाइपराइटर में बड़ी दिक्कत होती है टाइप करने के लिए, इसी प्रकार से मुद्रण प्रेस के लिए बड़ी दिक्कत है, तो ये भी एक दोष माना जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि देवनागरी लिपि में बहुत सारे दोष भी हैं, गुण होने के साथ साथ देवनागरी लिपि में बहुत सारे दोष भी हैं, और अगर इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो देवनागरी लिपि एक मानक लिपि बन सकती है। ऐसा नहीं है कि इन दोषों को दूर करने का प्रयास नहीं हुआ। इन दोषों को दूर करने का विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने प्रयास भी किया, और समय समय पर अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि को अधिक वैज्ञानिक, संतुलित और सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। देवनागरी लिपि में सुधार के जो प्रयास हुए, इनको कहा गया लिपि का मानकीकरण। कुछ चीज़ें जोड़ दी गई, कुछ चीज़ें छोड़ दी गई, और ये कहलाया लिपि का मानकीकरण। प्रश्न खड़ा होता है या प्रश्न आ जाता है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण किस प्रकार हुआ या कैसे किया गया, या देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर एक टिप्पणी या एक निबंध लिखिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर एक टिप्पणी अथवा एक निबंध लिखिए। अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि का मानकीकरण। उसके उत्तर में आपको ये लिखना है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण। मानकीकरण क्या होता है, पहले इस बात को समझें। मानकीकरण का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी सार्वभौमिक या सार्वजनिक सत्य इकट्ठे किए जाएं कि जो सबको स्वीकार्य हों, सर्वग्राह्य हों, वो होता है मानकीकरण। सब यानी एक रूप ऐसा दिया जाए जो सर्वमान्य हो। देवनागरी लिपि में अनेक लिपियों की तुलना में सर्वाधिक संतुलित, वैज्ञानिक एवं आदर्श लिपि है, ये कहा गया। देवनागरी लिपि में कतिपय गुणों के साथ साथ दोष भी हैं। देवनागरी लिपि में इन दोषों के सुधार के लिए जो प्रयत्न हुए, सुधार हेतु आवश्यक प्रयत्न हुए, लेकिन फिर भी देवनागरी लिपि सर्वथा दोष मुक्त नहीं हो सकी। आज भी इस दिशा में प्रयास जारी हैं। देवनागरी लिपि को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आज भी प्रयास जारी हैं। देवनागरी लिपि को दोष मुक्त एवं गुण संपन्न बनाने और इसकी मानकीकरण के लिए निम्नलिखित सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या क्या किया जाना चाहिए, वो बातें यहाँ ध्यान देने वाली हैं कि देवनागरी लिपि में उसके मानकीकरण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब हम उस पर चर्चा करेंगे।
पहली बात, हिंदी के द्विरूपी वर्णों ख, र, व और अण में एक मानक रूप के चयन की आवश्यकता है। पहला सुझाव तो ये दिया गया कि इसके जो द्विरूपी वर्ण हैं, जैसे ख, र और व, इन र और व थोड़े नज़दीक आ गए तो वो ख का से भ्रम पैदा करते हैं। इसी प्रकार से अण दो तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार से झ दो तरीके से लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए एक तो ये आवश्यक है कि इन वर्णों का एक रूप को सार्वभौमिक कर दिया जाए कि यही मान्य होगा, बस और नहीं होगा। दूसरी बात, हिंदी के जिन स्वनिमों के लिए स्वतंत्र वर्णों का अभाव है उनके लिए वर्णों का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। जिन स्वनिमों के लिए जो संकेत हैं उनके लिए स्वतंत्र वर्ण नहीं है हमारे यहाँ, जैसे हर्स्व ए और हर्स्व ओ, ये दो ऐसे स्वनिम हैं जो कतिपय हिंदी भाषाओं में भी मिलते हैं। अतः इनके लिए स्वतंत्र वर्ण मात्रा में निर्धारण किया जाए। यानी ए और ओ जो छोटी, देखिए ए और आई दो होती हैं और एक होता है ओ और औ, इनमें ए और ओ जो हैं इनके लिए कोई स्वतंत्र स्वनिम बनाया जाए या कोई स्वतंत्र मात्रा या वर्ण निर्धारित किया जाए, जिससे कि भ्रम वाली स्थिति खत्म हो जाए। तीसरा सुझाव जो आया हुआ था, हिंदी की लिपि के रूप में नागरिक के प्रमाणीकरण में शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाना चाहिए। कि आजकल ये सुझाव दिया गया कि वर्तमान में रोमन लिपि के प्रभाव के अनुसार शिरोरेखा लगाने की आदत या प्रवृत्ति लोगों में छूट रही है। तो ये सुझाव दिया गया कि शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक कर देना चाहिए, जिससे कि दो समान वर्ण जो होते हैं उनका भ्रम या उनका पारस्परिक अंतर प्रकट हो जाए, उनका भ्रम दूर हो जाए, और जैसे भय और मैं एक जैसे ना लगे, ध और घ एक जैसे ना लगे। दूसरा सुझाव और अंतिम अगला सुझाव आया, नागरी के मानकीकरण में र व के स्थान पर ख को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ख के स्थान पर र व का बोध होता है। इसका एक रूप हालांकि अब कर दिया गया, इसका मानकीकरण कर दिया गया और ये कह दिया गया कि ख के अंदर नीचे की जो खड़ी पाई है उसको व वाली खड़ी पाई में मिला दिया जाए तो वह ख कहलाएगा, और र और व दोनों में मिलाया नहीं जाएगा। अगला सुझाव, हिंदी लिपि के रूप क्षत्रज्ञ को यथावत स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, जैसे हैं वैसे के वैसे क्षत्रज्ञ माने जाने चाहिए। ये कुछ सुझाव आए, कुछ सुझाव और भी हैं जिनकी बातें हम कल करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।